वेलकम फ्रेंड्स। आज बेसिक अकाउंटिंग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैश पेमेंट्स के बारे में। जैसा कि हमने हिस्ट्री बताती है और हमने देखा है कि जो ब्लैक मनी की एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है वो कैश पेमेंट्स की वजह से चलती है। और जब हम कैश पेमेंट्स की जगह डिजिटल पेमेंट्स में पेमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का, या हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ आते हैं, तो ब्लैक मनी क्रिएट होने की संभावना या ब्लैक मनी खपने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। और वर्तमान में जो सरकार है इसने इसी तरह से ये प्रयास किया है कि अधिक से अधिक डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए हमारे इनकम टैक्स एक्ट में इस तरह से बहुत सारे प्रोविजंस किए गए कि जिसकी वजह से कैश ट्रांजैक्शन एक तरह से बंद हो गए। काफ़ी हद तक उन पे रुकावट आ गई और कैश पेमेंट अब करने के लिए गुंजाइश बहुत कम होती है। मैं बहुत सारे अकाउंटेंट के लोगों के अकाउंटिंग देखता हूँ, तो हमारे जो बहुत अच्छे प्रोफेशनल अकाउंटेंट है जो काफ़ी समय से अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो भी अक्सर गलती करते हैं कि कैश पेमेंट कितना करना है और कितना रिसीव करना है। दोनों जगह रेस्ट्रिक्शन सरकार ने लगाई है। सबसे पहले कैश पेमेंट में सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन आती है। मैं इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 40A(3) की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 43 पेमेंट रेस्ट्रिक्ट करती है हमारे एक्सपेंडिचर के ऊपर। जब हम किसी भी एक्सपेंसेस का कैश पेमेंट करते हैं तो एक दिन में हम 10,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकते किसी भी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट। वर्ड यूज क्या किया है इन्होंने, इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है, वहाँ यहाँ भी थोड़ा कंफ्यूजन है। 10,000 या एक्सीडिंग 10,000। एक्ट क्या कहता है, एक्सीडिंग 10,000, एक्सीडिंग 10,000, यानी कि 10,000 से ज्यादा का पेमेंट हम नगद नहीं कर सकते। 10,000 रुपए तक का पेमेंट हम कर सकते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन कई बार मैंने देखा है कि लोग समझते हैं कि हम 9,999 रुपए तक का कैश पेमेंट कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक्सीडिंग 10,000 रुपीज है और एक्सपेंसेस के अगेंस्ट यदि हम 10,000 से ज्यादा इन ए डे, यानी कि किसी भी आदमी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को, किसी भी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट हम 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट नहीं कर सकते। यदि करते हैं तो क्या होगा, वो एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएगा। इसी तरह से एक ITO का, इनकम टैक्स ऑफिसर को पावर है, लेकिन ये कैश पेमेंट से रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। 40A(2) क्या कहती है, पेमेंट्स टू रिलेटिव्स। पेमेंट टू रिलेटिव्स को यदि हम कोई पेमेंट करते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में दी हुई है, जब हम रिलेटिव्स को पेमेंट्स करते हैं तो इसका इनकम टैक्स ऑफिसर या हमारा जो असेसिंग ऑफिसर है वो उसकी जेन्युइननेस देखता है कि कहीं हमने एक मार्केट रेट से ज्यादा तो कोई परचेज तो नहीं करनी, या हमने मार्केट रेट पे जो हमें एक एम्प्लॉय मिल सकता था उससे ज्यादा का हमने पेमेंट तो नहीं कर दिया। इस तरह के एग्जाम्पल हमने प्रैक्टिकली भी देखे हैं और ITO ने कई बार डिसअलाउड भी किए हैं। मेरे ही एक केस में इनकम टैक्स ऑफिसर ने एक एसएससी के द्वारा अपने बेटे को दी गई सैलरी को डिसअलाउ किया कि आपने सैलरी जो अपने बेटे को दी है वो आपने खाली उसको बुक किया है, खाली आपने बुक किया है, एक्चुअल में पेमेंट नहीं किया है। हमने प्ले किया कि जितनी सिंसियरिटी के साथ हमारा बेटा दुकान का काम देख लेगा और हमें एम्प्लॉय की जरूरत भी है, बाहर के व्यक्ति उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकता, और CIT अपील ने वो एक्सपेंसेस अलाउड किया। तो हमें पेमेंट टू रिलेटिव यदि हम कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि मार्केट रेट से ज्यादा का पेमेंट तो कहीं नहीं हो रहा है। इनकम टैक्स ऑफिसर को डिस्क्रिशनरी पावर है यहाँ पर और डिसअलाउ करने की।
पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000 इन ए डे, हम किसी भी एक्सपेंसेस को किसी भी पर्सन को 10,000 से ज्यादा का नगद पेमेंट नहीं दे सकते। दूसरी जो सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन है कि हम, ये पहले से पुराना प्रोविजन है 269 SS ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये क्या कहती है? ये सेक्शन हमसे कहती है कि हम किसी भी व्यक्ति से लोन, डिपॉजिट्स और एक बार और जुड़ा एंड स्पेसिफाइड सम, ये पहले नहीं था इस सेक्शन में, ये स्पेसिफाइड सम इन्होंने बाद में जोड़ा अब से कुछ साल पहले। यहां पर वर्ड सेक्शन 269 SS क्या कहती है कि हम किसी भी व्यक्ति को 20,000 और मोर, यानी कि यहाँ पर ये सेक्शन रेस्ट्रिक्ट करती है कि हम किसी भी व्यक्ति से 20,000 या उससे अधिक का लोन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक या बैंकिंग व्यवस्था के तहत ही ले सकते हैं, नगद में नहीं ले सकते। इन ए डे भी नहीं है, एग्रीगेट लोन है, एग्रीगेट, यहाँ एग्रीगेट वर्ड यूज है, एग्रीगेट 20,000 से ज्यादा का एग्रीगेट इन कैश हम किसी भी व्यक्ति से या पर्सन से कैश लोन नहीं ले सकते। अभी मैं एक चीज आपको कहना भूल गया था, जब हम 10,000 एक्सपेंसेस की बात आते हैं तो यहाँ पर एक रूल्स भी हमें देखना होता है। रूल्स है 6DD, इनकम टैक्स एक्ट का रूल 6DD में कुछ कंडीशन स्पेसिफाइड है कि हम 10,000 से ज्यादा का नकद पेमेंट भी कर सकते हैं। वो कंडीशन हमारे जनरली जो आती है, यदि हम पेमेंट क्या कर रहे हैं, किसी कल्टीवेटर को कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अगेंस्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, एग्रीकल्चर, यदि कोई एग्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है या कल्टीवेट कर, उसको कल्टीवेशन मस्ट है यहाँ पर। यदि प्रोड्यूसर है एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सब एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में आएगा। यहाँ पर यदि हम किसी व्यक्ति को 10,000 से ऊपर का पेमेंट भी यदि हम कर देते हैं तो एक्ट इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, वो हमें इसको अलाउ करता है। एक हम पेमेंट जो करते हैं रूल 6DD का जे, रूल 6DD का जे, ये क्या कहता है? ये कहता है कि यदि हम पेमेंट अगेंस्ट हायरिंग, लीजिंग और रेंटिंग ऑफ एनी व्हीकल, यानी कि हम फ्रेट दे रहे हैं तो यहाँ पर हम ₹35,000 तक का कैश पेमेंट हम एक बार में दे सकते हैं। रूल 6DD के अगेंस्ट यदि हम किसी भी व्हीकल के अगेंस्ट रेंटिंग, हायरिंग और लीजिंग के अगेंस्ट कोई पेमेंट दे रहे हैं तो ₹35,000 तक हम कैश में दे सकते हैं। 269 SS लोन से रिलेटेड है और यहाँ पर वर्ड यूज किया उन्होंने 20,000 और मोर, यानी कि आप 20,000 भी नहीं ले सकते, आप 20,000 भी नहीं ले सकते। 19,999 रुपए तक आप लोन ले सकते हैं किसी एक पर्सन से इन एग्रीगेट। अभी तक क्या था, इनकम टैक्स एक्ट हमें रेस्ट्रिक्ट करता था कि हम पेमेंट देने वाले को रेस्ट्रिक्ट करता था कई सारी जगह, लेकिन एक सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट में नई जुड़ी 269 ST। ये सेक्शन, इस सेक्शन से भी मैंने देखा कि काफी क्लाइंट्स, काफी इवन प्रोफेशनल अकाउंटेंट और एडवोकेट्स तक कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। 269 ST क्या कहता है? 269 ST कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी पर्सन को
एक दिन में 2 लाख से अधिक का नगद पेमेंट हम नहीं ले सकते। कोई से 2 लाख से अधिक का कैश पेमेंट, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन इनकम टैक्स एक्ट ने कहां पे लगाई? रिसीवर पे लगाई कि 2 लाख से अधिक का पेमेंट आप इन डे किसी से भी नहीं ले सकते। किन किन कंडीशन में नहीं ले सकते? उन्होंने कंडीशन दी कि पेमेंट रिसीव ₹2 लाख और मोर, यानी कि 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट आप रिसीव नहीं कर सकते किसी भी पर्सन से इन ए डे, एक दिन में। नंबर 1 तो लगाया कि आप एक दिन में 2 लाख से अधिक का पेमेंट किसी भी व्यक्ति से नहीं कर सकते। दूसरा रेस्ट्रिक्शन उन्होंने क्या लगाया कि इन रेस्पेक्ट ऑफ और वर्ड यहाँ पर और इन ए डे और इन रेस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन। फिर इन्होंने लिखा और, सब जगह और वर्ड दिया है, यहाँ पर बड़े ध्यान से देने की बात है, एंड नहीं है और है। पेमेंट रिसीव ₹2 लाख और मोर इन ए डे फ्रॉम ए पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन और in respect of single event or occasion। ये 3 कंडीशन ऐसे दी कि आप यहाँ पर उसने बिजनेसमैन और एक कॉमन मैन दोनों को बाउंड कर दिया कि आप 2 लाख से अधिक का पेमेंट किसी भी सिंगल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट किसी भी व्यक्ति से नहीं ले सकते और सिंगल इवेंट और ओकेजन के अगेंस्ट भी 2 लाख से अधिक का पेमेंट नहीं ले सकते और एक दिन में भी 2 लाख से अधिक का पेमेंट एक व्यक्ति से नहीं ले सकते। यहाँ पर रिसीवर बाउंड हो गया कि अब यदि आप रिसीव करता है तो जितना वो रिसीव करता है उतनी ही पेनाल्टी है। पेनाल्टी कितनी है? पेनाल्टी अमाउंट इक्वल टू रिसीव, जितना वो रिसीव करता है। अब मैं इसको क्लेरिफाई करता हूँ। मान लीजिए हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शन हमने एक फर्म को, इसका मैं थोड़ा सा एलोबरेट करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। हम थोड़ा सा हमने किया कि हमने किसी एक फर्म को ए सोल्ड गुड्स टू बी, ये ए का लेजर है, ये लेजर है ए का लेजर और अकाउंट किसका? बी का अकाउंट है, बी का अकाउंट। ए के लेजर में इन दी बुक्स ऑफ है, बी का अकाउंट है और यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? उसने ट्रांजेक्शन किए, मानो ये चल रहा है मार्च चल रहा है, सितंबर चल रहा है, 1/9/2020 को उसने 3 लाख का माल बेचा, डेबिट किया। फिर उसने 4/9/2020 को 2.5 लाख का माल बेचा। उसके बाद उसने 7/9 को, फिर उसने 7/9 को 3.5 लाख का माल बेचा। अब बी ने ए को माल, ए ने बी को माल बेचा है। पेमेंट रिसीवर कौन है? ए बी से माल रिसीव कर रहा है, पेमेंट रिसीव करेगा। अब जब रिसीव करेगा, अब ए ना तो एक दिन में 2 लाख रुपए रिसीव कर सकता, यानी कि मानो वो 8/9 को रिसीव कर रहा है 2.5 लाख रुपए, तो ये भी कंट्रावेंशन हो गया। ये भी कंट्रावेंशन हो गया क्योंकि एक दिन में 2 लाख से ज्यादा वो पेमेंट कैश में रिसीव नहीं कर सकता। तीसरा,
यदि वो कहता है कि साहब मैंने 2 लाख 2.5 लाख सिंगल ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट, यानी कि टोटल अकाउंट के अगेंस्ट यदि 2.5 लाख रुपए ले रहा है तब भी गलत है। और यदि वो कहता है सिंगल ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट, यानी कि 3 लाख के अगेंस्ट मैंने 2.5 लाख लिए, तब भी गलत है। और यदि वो कहता है इन रेस्पेक्ट ऑफ सिंगल इवेंट और ओकेजन, ये एक बिल जो कटा है ये तो हमारा कहलाएगा सिंगल इवेंट। और यदि हम ओकेजन कहते हैं, सिंगल ओकेजन कहते हैं, तो सिंगल ओकेजन ये पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन हुआ वो सिंगल ओकेजन के रूप में आएगा। और हम ये भी नहीं कह सकता ये कि मैंने इन तीनों के अगेंस्ट, एक के अगेंस्ट मैंने 1 लाख लिया, एक के अगेंस्ट मैंने 50,000 लिया, फिर अगेन मैंने इसके 1 लाख रुपए ले लिया, ऐसा भी वो प्ली नहीं ले सकता। यानी कि वो कोई भी प्ली इस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट नहीं दे सकता, क्योंकि ना तो वो सिंगल ट्रांजेक्शन कवर कर रहा है, ना वो आपका सिंगल ओकेजन कवर कर रहा है, और ना ही वो एक दिन में 2 लाख से कम जा रहा है। यानी कि पूरी तरह से ये बाउंड है। यहाँ पर क्या गलती हो रही है, अभी मैं प्रैक्टिकली अकाउंटेंसी जो देख रहा हूँ, यहाँ पर अधिकतर लोगों को थोड़ी सी गलतफहमी इस बात की है कि हम इसके अगेंस्ट 2 लाख का पेमेंट कर सकते हैं, वो क्योंकि इस ट्रांजैक्शन को तो सिंगल ट्रांजैक्शन मान रहे हैं हमारे, हम लोग सिंगल ट्रांजैक्शन इसको भी मान रहे हैं, इसको भी मान रहे हैं। यहाँ तो हम लोग मान रहे हैं अकाउंटेंट या जो भी अकाउंटेंसी कर रहा है, लेकिन इस पूरे सीरीज को सिंगल इवेंट नहीं मान रहे, तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। यानी कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि इन एग्रीगेट हम सिंगल एक पार्टी से 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट, इसका मतलब ये हुआ सिंगल ट्रांजैक्शन और सिंगल इवेंट दोनों के अगेंस्ट हम ले ही नहीं सकते। ये सिंगल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में आएगा, और यही अधिकतर लोग गलती कर रहे हैं। अब मानो सपोज करो एक रूल्स है इनकम टैक्स एक्ट में 114E, यहाँ पर हमें एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट AIR देनी पड़ती है। ये AIR कौन फिलअप करता है, जो भी सेक्शन 44 ABB में ऑडिट कराता है। यदि कोई इंडिविजुअल या एक्यूआर सेक्शन 44B में अपने अकाउंट्स ऑडिट कराती है, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है, मानो मैंने मैंने 10,000 रुपए करके किसी से पेमेंट दिया पूरे साल में, यानी कि इसी केस में मान लो मैंने ए ने बी से रिसीव किया 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, और 10,000 रुपए करके वो रिसीव कर रहा है, क्योंकि बी का एक्सपेंसेस है और बी 10,000 रुपए करके उसको पेमेंट कर रहा है, और पूरे साल में वो उसको पेमेंट कर देता है 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का। और एक अकाउंट जो है वो ऑडिट होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ए के अकाउंट्स ऑडिट होते हैं और बी ने माल बेचने के अगेंस्ट ए ने बी से एक साल में 2 लाख से ज्यादा नगद प्राप्त किए हैं, तो वो एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन करेगा बी का पेन डाल के कि मैंने इन बी को माल बेचा था और 1-2 लाख से अधिक का इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, सपोज करो 19-20 में मैंने माल कैश प्राप्त एक्सीडिंग 2 लाख रुपए प्राप्त किया। तो इससे हम ये देखते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में काफी कुछ कैश ट्रांजैक्शन कर किए गए हैं। यहाँ मैं आपको 269 SS के बारे में थोड़ा और बता रहा था। 269 SS में एक था लोन डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम। स्पेसिफाइड सम को मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं बस। स्पेसिफाइड सम in relation to immovable property, यानी कि यदि मैंने 20,000 से अधिक का अमाउंट किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए सेल करते समय
या एज एडवांस, भले ट्रांजेक्शन रजिस्ट्री नहीं हुई है, अभी ट्रांसफर प्रॉपर्टी नहीं हुई है, और मैंने एडवांस भी में 20,000 से ज्यादा स्पेसिफाइड सम नगद में नहीं ले सकता। यदि हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो हम ये भी देखेंगे कि हम 20,000 से अधिक का नगद पेमेंट तो नहीं कर रहे, क्योंकि पेनाल्टी रिसीवर पर है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपने बहुत अच्छी तरह से मेरी बातों को समझा होगा और देखा होगा कि काफी कुछ प्रोविजंस है जो कैश के अगेंस्ट हम समराइज कर सकते हैं। नंबर 1, 10,000 से ऊपर का हमने एक्सपेंसेस नगद नहीं देना है, सिर्फ भाड़ा हम 35,000 रुपए तक का दे सकते हैं, या एग्रीकल्चर कल्टीवेटर को हम 10,000 से ऊपर का नगद पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन एग्रीगेट 2 लाख से ज्यादा वहां भी नहीं कर सकते। 269 हमें 20,000 या उससे अधिक, यानी कि 19,299 तक के लिए हमें अलाउ करती है। 20,000 या उससे अधिक हम नगद किसी से नहीं ले सकते। इसी तरह से 269 ST भी हमें मना करती है कि हम एक ट्रांजेक्शन एक दिन में या एक पूरी सीरीज सिंगल ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट हम वो 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते। ये आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखने जाते हैं तो हमें एज पर GST और इनकम टैक्स एक्ट कौन कौन सी बुक्स हमें मेंटेन करनी चाहिए। मित्रों, लगता है आपको बहुत अच्छा यूजफुल लगा होगा। आज का ये मेरा जो एलाबोरेशन है वो समझने भी आया होगा। मैं आपके व्यू और कमेंट का स्वागत करता हूँ। थैंक्स।